आज के मुख्य समाचार। एक बार फिर सीमेंट के दामों में बढ़ोतरी। तारादेवी टूटू बाईपास पर वाहन दुर्घटनाग्रस्त। मुख्यमंत्री ने ज्वाली में किए 184.33 करोड़ रुपए के उद्घाटन व शिलान्यास। मजदूर और मनरेगा फेडरेशन के द्वारा आज सरकार का घेराव किया गया। 4 दिनों तक बारिश बर्फबारी जारी रहने की संभावना। एक ट्रक अनियंत्रित होकर सेंज खड्ड में गिरा। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में सीमेंट के दामों में एक बार फिर 5 रुपए की वृद्धि हो गई है। सीमेंट कंपनियों ने एक महीने के भीतर दूसरी बार दाम बढ़ाकर उपभोक्ताओं को बड़ा झटका दिया है। प्रमुख सीमेंट कंपनियां अंबुजा, एसीसी और अल्ट्राटेक ने प्रति बैग पर 5 रुपए कीमतें बढ़ा दी। इससे भवन निर्माण कर रहे लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ेगा। बिलासपुर में एसीसी सीमेंट की फैक्ट्री होने के बावजूद यहाँ सीमेंट अन्य जिलों के मुकाबले महंगा बिक रहा है। एसीसी सीमेंट विक्रेता पवन ने बताया कि ऊना और हमीरपुर की तुलना में बिलासपुर में दाम अधिक है, जबकि इन जिलों का परिवहन खर्च ज्यादा है। कुछ ट्रक मालिक सीमेंट ऊना और हमीरपुर के लिए लोड कर यहीं बेच देते हैं, जिससे स्थानीय डीलरों को नुकसान हो रहा है। एसीसी सुरक्षा का दाम पहले 440 रुपए प्रति बैग था, जो अब 445 रुपए में बिक रहा है। एसीसी गोल्ड का दाम 485 से बढ़कर 490 रुपए हो गया है। अंबुजा सीमेंट के विक्रेता रोहित ने बताया कि अब दाम 455 रुपए से बढ़कर 460 रुपए प्रति बैग हो गए हैं। 18 दिसंबर को कंपनी ने डीलरों के डिस्काउंट बंद कर दिए थे, जिस कारण पहले ही कीमतों में 15 से 20 रुपए प्रति बैग का इजाफा हो चुका है। राजधानी शिमला के तारादेवी टूटू बाईपास पर एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आपको बता दें कि एम्स से शिमला के कूड़े की गाड़ी सुबह सड़क से अनियंत्रित होकर खाई से नीचे गिर गई, जिसमें चालक की मौके पर ही मौत हो चुकी है। स्थानीय लोगों ने सुबह जब गाड़ी गिरने की आवाज सुनी तो वह मौके पर पहुंचे और गाड़ी में सवार लोगों को खोजने लगे और लोगों के साथ एक व्यक्ति दिखाई दिया जिसकी मौत हो चुकी थी। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना बालूगंज पुलिस स्टेशन में दी। पुलिस मौके पर पहुंची और चालक के शव को आईजीएमसी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गाड़ी सड़क से लगभग 300 मीटर नीचे गिरी थी। बताया जा रहा है कि रोजाना की तरह एमसी की गाड़ी कूड़ा एकत्रित करने के पश्चात टूटू तारादेवी के बीच कूड़ादान संयंत्र ले जा रही थी और रास्ते में यह हादसा पेश आया। पुलिस के द्वारा मामले की जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सड़क मार्ग के जरिए धर्मशाला से ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के नगरोटा सूर्या पहुंचे। यहां उन्होंने वन्य जीव व्याख्या केंद्र का उद्घाटन किया और वन्य जीव विभाग के उच्च अधिकारियों की बैठक ली। मुख्यमंत्री इसके बाद जरोट पहुंचे और गश नदी पर जरोट और नगवा सूर्या के बीच 85 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले पुल का भूमि पूजन किया। साथ ही उन्होंने ठंगर में 5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की आधारशिला भी रखी। प्रथम चरण में स्कूल के प्राइमरी विंग का भी निर्माण किया गया। मुख्यमंत्री ने 15.76 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित शहरी जलापूर्ति योजना ज्वाली का लोकार्पण किया। 2 वर्ष पहले प्रदेश में आपके आशीर्वाद से हिमाचल की सरकार बनी। सरकार बनने के बाद एक ध्येय, एक लक्ष्य लेकर हमने कुछ बातों को आगे बढ़ाने की सोची। हमने देखा कि पिछले 5 वर्ष डबल इंजन की सरकार थी। डबल इंजन की सरकार कह के वो थकते नहीं थे। कहते थे दिल्ली में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है। मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद जब मैंने अधिकारियों की बैठक ली तो पता लगा कि चुनावों से ठीक 6 महीने पहले 5,000 करोड़ रुपया जो जनता का था उसे राजनीतिक लाभ के लिए बांट दिया गया। राजनीतिक लाभ इसलिए कि वो चुनाव जीत सके। 1 महीने तक हमने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया।
जब मैंने 1 महीने तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया, उससे पहले मैंने सभी विभागों की बैठक की। पता लगा कि जिस शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश का नाम पूरे देश में गिना जाता था, उस शिक्षा के गुणात्मक एजुकेशन में हम 21वें स्थान पर पहुंच गए। 5वीं का बच्चा दूसरी की किताब नहीं पढ़ सकता था। मैंने कहा ऐसा क्यों हुआ? अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होना था। उन्होंने कहा कि चुनावों से पहले 900 संस्थान खोल दिए गए और उन संस्थानों में ना तो टीचर की नियुक्तियां की गई, ना जेवीटी की नियुक्तियां की गई, सिर्फ नोटिफिकेशंस की गई। नोटिफिकेशन के आधार पर एक स्कूल जो था वहां से एक टीचर को ट्रांसफर करके जिस स्कूल को अपग्रेड किया गया था उस स्कूल में उसको भेज दिया गया। यानी कि जिस शिक्षा संस्थान में पूरे टीचर थे वहां से भी टीचरों को स्थानांतर करके जो अपग्रेड टीचर स्कूल थे उसमें भेजा गया। और इतना निचले स्तर पर हम पहुंच गए, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 5 वर्षों से ये दावा करती रही थी कि दिल्ली में मोदी जी की सरकार है और प्रदेश में विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। तो सबसे पहली कमी शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के में दी। हम लोग गांव के स्कूल से आते थे। मैं खुद टाट में बैठकर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूं। उस समय शिक्षक हमें अच्छी शिक्षा के लिए प्रेरित करते थे और पूरा समय देते थे। लेकिन आज हालात क्या हो गए? जो सरकारी स्कूल है उसमें बच्चे स्कूलों में जाना ही नहीं चाह रहे, साथ लगते प्राइवेट स्कूल में जाना चाह रहे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब सरकारें बनती हैं और सरकार का ध्यान सेवा में न रहकर, अच्छे शासन में अच्छे प्रशासन का न होकर, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का ध्येय लेकर अपनी कुर्सी बचाने का कोशिश करते हैं। आज शिमला में हिमाचल प्रदेश निर्माण मजदूर और मनरेगा फेडरेशन के द्वारा सरकार का घेराव किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार जब से सत्ता में आई है तब से ही अगले ही दिन से हिमाचल प्रदेश के अंदर 4.5 लाख श्रमिक लोगों के हक छीने गए हैं। साथ ही श्रमिक लोगों के द्वारा अधिकारियों का घेराव किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश निर्माण मजदूर और मनरेगा फेडरेशन जो C2 से संबंधित है, उसकी ओर से आज ये जो हमारा श्रमिक कल्याण बोर्ड है हिमाचल प्रदेश के अंदर, उसकी जो बैठक चल रही है, अभी शुरू होने वाली है, उसके अधिकारियों का घेराव हमने किया है। जो चेयरमैन है, सचिव है और दूसरे आला अधिकारी जो इसके अंदर काम करते हैं। क्यों किया है? क्योंकि जब ये वर्तमान सरकार सत्ता में आई उसके अगले ही दिन हिमाचल प्रदेश के अंदर जो लगभग 4.5 लाख लोग जो श्रमिक कल्याण बोर्ड के दायरे में कवर थे, आपको मालूम होगा 1996 में हमारे देश में कानून बना था निर्माण मजदूरों को लेकर। बाद में उसमें मनरेगा मजदूरों को भी शामिल कर दिया गया। ये कानून हिमाचल प्रदेश के अंदर 13 साल लागू नहीं हुआ था। तो हमारी ही यूनियन C2 जो है माननीय उच्च न्यायालय पहुंची और वहाँ जो है हमने केस दायर किया और माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि एक श्रमिक कल्याण बोर्ड जो है लाखों मजदूरों के लिए हिमाचल प्रदेश के अंदर बनना चाहिए, जो पूरे देश के अंदर एक कानून बना था उसके अंतर्गत। लेकिन इस कानून के बनने के बाद और श्रमिक कल्याण बोर्ड के बनने के बाद जो लगभग 13-14 साल जो बेनिफिट मिल रहे थे मजदूरों को, जब ये सरकार सत्ता में आई अगले ही दिन पहला निर्णय इसने जो लिया, ये सारे के सारे आर्थिक लाभ रोक दिए। ये मजदूर कौन है? ये सबसे गरीब मजदूर हैं और इसलिए जो है इस श्रमिक कल्याण बोर्ड के अंतर्गत जो मजदूर रजिस्टर्ड होता है, पंजीकृत होता है, उसके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप का प्रावधान है। अगर उसके घर में बीमारी हो जाए उसके लिए मेडिकल सुविधा का प्रावधान है। किसी की मृत्यु हो जाए तो मृत्यु के लिए राशि का प्रावधान है। इसके साथ साथ बहुत सारे अन्य प्रावधान हैं जिसमें पेंशन का भी प्रावधान है, दूसरे भी प्रावधान है। ये सारे प्रावधान जो है पिछले 2 साल से रुके पड़े हैं और मजदूर काफ़ी परेशानी में है।
मनरेगा और निर्माण मजदूर फेडरेशन जो सीटू से संबंधित है उसका राज्य का महासचिव हूँ और राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड का भी मेंबर हूँ। आज हमारी यूनियन के माध्यम से यहाँ जो श्रमिक कल्याण बोर्ड है हिमाचल प्रदेश का, उसकी जो 47वीं जो बैठक है यहाँ प्रस्तावित है, यहाँ होने जा रही है परी महल में। यहाँ आके हमने जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं और उसके जो सचिव हैं, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, उनका एक तरह से घेराव किया, उनको एक मांग पत्र सौंपा। और ये घेराव करने की जरूरत इसलिए पड़ी कि पिछले 2 साल से, जब से ये वर्तमान सरकार है बनी है, तब से बोर्ड के अंदर 1 लाख से ज़्यादा मजदूर ऐसे हैं जिनके बच्चों की छात्रवृत्ति का पैसा, बच्चों की शादी का पैसा, बीमारी के इलाज का पैसा, मृत्यु होने पर जो मजदूर को जो कुछ सहायता राशि मिलती है, ऐसे जो सहायता राशि है 1 लाख मजदूरों की 500 करोड़ से ज़्यादा लंबित है। और बड़े दुख की बात है कि बार बार 2 साल से जब से बोर्ड बना है, आज उसकी 7वीं मीटिंग हम अटेंड करने जा रहे हैं, मगर बार बार मुद्दा मीटिंग में उठाने से निर्णय होने के बाद भी वो लागू नहीं हो रहा है। इसलिए मजबूरन आज हमारी जो यूनियन है, जो राज्यव्यापी यूनियन है, उसने ये निर्णय लिया था कि आज मीटिंग के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा, बोर्ड के अध्यक्ष और सचिव का घेराव किया जाएगा, जो किया। और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि वो 31 मार्च तक जितने 1 लाख मजदूर जो अभी जिनका वित्तीय लाभ पेंडिंग पड़े हैं, उसका 50% जारी करेंगे। तो आज मैं फिर से इस मीडिया वाइट के माध्यम से ये भी सरकार को भी और बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, अधिकारी हैं, सचिव हैं, उनको आगाह करना चाहता हूं कि अगर ये मजदूरों की गैर कानूनी तरीके से रोकी गई जो सहायता राशि है, ये अगले 31 मार्च तक, जैसा उन्होंने कहा यहाँ, और अभी बोर्ड की मीटिंग भी हो रही है अंदर, उसमें भी मुद्दा उठाया जाएगा। तो आने वाले समय में जो CITU है, जो मजदूर संगठन है हमारा निर्माण मजदूरों का, ये बहुत बड़ा जो आंदोलन है फिर विधानसभा के बाहर जो है वो मार्च के अंदर करेगा, विधानसभा सत्र के माध्यम से, और सरकार की ये जो मजदूर विरोधी नीतियां हैं इनको उजागर करेगा, इनका पर्दाफाश करेगा। मजदूरों को लाभ देने होंगे, मजदूरों की तानाशाही नहीं चलेगी, बोर्ड की शक्ति को बहाल करना होगा, मजदूरों के लाभ जारी करने होंगे, मजदूरों के साथ धोखा नहीं चलेगा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फीली हवाओं के कारण हिमाचल के 3 शहरों में तापमान माइनस में पहुंच चुका है। सबसे कम तापमान ताबू में -5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा देश के 11 राज्यों में सोमवार सुबह घना कोहरा भी देखने को मिला है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के अलावा नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में विजिबिलिटी घटी है। दिल्ली में धुंध के कारण 19 ट्रेनें लेट हुई है। शिमला सहित अन्य भागों में आज सुबह से बादल छाए हुए हैं। मौसम खराब होने के कारण मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज सुबह धर्मशाला से मनाली विंटर कार्निवल के शुभारंभ के लिए नहीं जा पाए। खराब मौसम के बीच पर्यटक 4x4 वाहनों में अटल टनल रोहतांग होकर लाहौल पहुंचे और बर्फ के बीच मस्ती की। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 20 और 21 जनवरी को राज्य के उच्च पर्वतीय और आसपास के मध्य पहाड़ी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना बताई गई है, जबकि 22 और 23 जनवरी को राज्य के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश बर्फबारी होने के आसार है। 24 जनवरी से पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान बताया गया है। वहीं अगले 2-3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने की संभावना है। इसके बाद अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस के उल्लेखनीय गिरावट आने की संभावना बताई गई है। साथ ही राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना बताई गई है। हिमाचल प्रदेश में लगातार सड़क हादसे बढ़ते जा रही है। वहीं एक ताजा मामला शिमला जिले के धामी सुन्नी में पेश आया है। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले की धामी सुन्नी सड़क पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर सेंच खड्ड में गिर गया। इस दौरान हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत भी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि यह हादसा करीब पिछले रात 1 बजे का बताया जा रहा है। वहीं मृतकों की पहचान ट्रक चालक दिनेश कुमार पुत्र बाबूराव गांव ठेरा डाकघर अर्की और इसका बड़ा भाई विनोद कुमार के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों सीमेंट की सप्लाई लेकर रामपुर की तरफ जा रहे थे।
रात को किसी को हादसे की सूचना नहीं मिली है। सुबह के समय लोगों ने इस बारे में सुन्नी पुलिस को सूचित किया। इसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। दोनों को खड्ड से निकालकर सुन्नी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन यहाँ डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने परिजनों को इस बारे में सूचित कर दिया है। पुलिस के द्वारा मामले की जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस की ओर से आगामी कार्यवाही की जा रही है।